आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी है, रोजगार सेवक है, ये सब के सब दुर्दशा झेल रहे हैं इस समय और बेबसी में जी रहे हैं। उनको महीनों महीनों तक उनका मानदेय नहीं मिलता, नियमित करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग सारे इन मुद्दों को, सारे इससे प्रभावित लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ। कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी, काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी। नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो है जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो वो वर्ग है और दूसरा जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है। एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है। और जब हमने प्रयागराज में पहली यात्रा का समापन किया था उस समय वहां के नौजवानों ने बताया था कि बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण। इतना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले बुनकर समाज के लोगों की भी बात करते हैं जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनके भी हम रोजगार की बात करते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा रोजगार दो है और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय दो। अगर हम ये कहते हैं तो अभी पिछले दिनों जिस तरह से आरक्षण खाया गया पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षक की भर्तियों में, हमने उसका मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया था। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में लखीमपुर में मामला आया था, आरक्षण खाया गया। बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में आरक्षण खाया गया। तो जिस तरह से आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है उस पर जो हक मारा जा रहा है, भेदभाव की जो घटनाएं आती हैं, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चिटवाया जाता है, कहीं किसी दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, इस प्रकार के कहीं किसी कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी मन को बहुत व्यथित करती हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने सामाजिक न्याय दो का रखा है। इन दो मुद्दों के साथ साथ आज जो SIR के नाम पे गड़बड़ झाला चल रहा है वो विषय भी हम लोग यात्रा में उठाएंगे। हमने पहली जो यात्रा की थी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, फिर हमने यात्रा की रामपुर से अमरोहा, वोट बचाओ संविधान बचाओ। तो वोट बचाओ की जब हम बात करते हैं, मैं बहुत हैरान हूं और मीडिया के मित्रों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। करीब करीब 12 करोड़ 69 लाख वोट ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायत चुनाव कराने के लिए उसकी लिस्ट सामने आई। 12 करोड़ 69 लाख वोट की। ध्यान से सुनिएगा, ये किसने तैयार की? राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने किससे तैयार करवाई? राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के कर्मचारियों से। इसमें कौन से मतदाता कवर हुए? सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता। वो सूची क्या कहती है? 12 करोड़ 69 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। अब केंद्र सरकार के और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन जो अभियान चलाया गया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में, SIR का अभियान, वो अभियान कहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो आप बताइए शहरी मतदाता कहां चले गए? जो ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख है और इनके पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता 12 करोड़ 55 लाख है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को
उत्तर प्रदेश में रख दिया कि वो यहां से शिफ्टेड की कैटेगरी में है, यानी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। आपने ये बताया कि उन 1 करोड़ 26 लाख लोगों में से गाजीपुर का रहने वाला, बलिया का रहने वाला, बनारस का रहने वाला, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ का रहने वाला जो आदमी अहमदाबाद, मुंबई में रह रहा है, वहां का वोटर है या अपने गांव का वोटर है, वहां का वोटर है या अपने जिले का वोटर है, वहां का वोटर है या अपने शहर का वोटर है। अगर उसको आपने यहां मतदाता सूची से बाहर कर दिया और उसका वोट सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में नहीं बना है तो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा। ऐसी संख्या आपने रखी है 1 करोड़ 26 लाख, जिनका कोई माई बाप नहीं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका वोट यहाँ है या किसी और दूसरी जगह पे है। नंबर 1। दूसरी कैटेगरी, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, एक मामला है थाने में कि बीजेपी पार्षद के बेटे ने दरोगा को थप्पड़ मारा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी नेताओं का अहंकार बहुत चरम पर पहुंच गया है। उनके अहंकार का आलम यह है कि इंदौर में 10 लोग गंदा पानी पी के मर गए तो एक नेताजी हैं विजय वर्गीय जी, वो कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, कह रहे हैं फोकट की बात कर रहा है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं जहां पे गंदे पानी, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है शहरों में साफ पानी देने की। दूसरी बात, आपने बताया कि एक दरोगा जी को बीजेपी नेता के बेटे ने मार दिया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर बीजेपी नेता अगर है तो आप कोई भी गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, और बलात्कार भी करिए तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन शासन आपके साथ खड़ा है। और कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको झूठे मुकदमे में भी जेल डाल सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो IPL की टीम है KKR, उसमें कुछ बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदा है शाहरुख खान ने, रहमान नाम है, 9 करोड़ में खरीदा है। जिस तरीके से भारत में हिंदुओं के मतलब हिंदुओं का क्या हो रही बांग्लादेश में, मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ, मैं पूरा नाम लेके बोलता हूँ, मैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और जो विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है उनके साथ, या जो भी लोग ऐसे मत के हैं उन सब के साथ प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने को तैयार हूं। पहली चीज ये तय होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की बिजली चुरा कर उस बांग्लादेश को दिया जा रहा है जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये काम प्रधानमंत्री का मित्र अडानी कर रहा है। उसके हजारों करोड़ के व्यापार पे, धंधे पे चोट न पहुंचे, इसलिए अब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द। और बेगम खालिदा जिया जी की मौत पर उनके बेटे के सामने संवेदना व्यक्त करने कौन गए? भारत के विदेश मंत्री गए। उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपत्ति है आपको कि अडानी बिजली सप्लाई करता है आज भी बांग्लादेश को? क्यों नहीं आपत्ति है आपको इस बात पे कि आज भी शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है? जो शेख हसीना सबसे बड़ी आरोपी है वहां पे, उसको आपने संरक्षण दे रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। आपको क्यों नहीं आपत्ति हुई उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने लिया? इस पे सब पे भी आपत्ति होनी चाहिए। आइए, जब राष्ट्रीय विषय है, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विषय है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति कि नहीं खेलेंगे हम इन देश के लोगों के साथ, नहीं बुलाएंगे यहाँ के खिलाड़ियों को। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होगा कि आपका भतीजा पैसा कमाएगा हजारों करोड़ रुपए, उसके बाद आप किसी और के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो प्रधानमंत्री जी क्या है जिनका दोस्त बिजली सप्लाई कर रहा है हजारों करोड़ की बांग्लादेश में? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो अडानी क्या है? फिर अडानी क्या है जो झारखंड की बिजली वहां दे रहा है? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला वो क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए।
संजय जी, अभी आप कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र कर रहे थे। ये जो मामला एनडीटीवी का था, एनडीटीवी ने कल वापस ले लिया इसको, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब एनडीटीवी के मालिक तो कौन है वो तो आप जानते ही हैं। अब मैं क्या